चैनल। और अगेन हम अगले वीडियो के अंदर टेट एग्ज़ाम 2020 साइंस को लेकर फिर से आपके सामने हैं। मैं धर्मेंद्र सोनी। तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी भी जो पेपर्स हैं वो डिस्कस हुए हैं, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक करें और उन पेपर्स को ज़रूर सोल्व करें। तो शुरुआत करते हैं 2020 के पेपर के साथ। 2020 का पेपर है टीजीटी साइंस का है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का वो है IUPAC नेम को लेकर, IUPAC नेम को लेकर है। तो IUPAC नेम बताना है हमने इस कंपाउंड का कि क्या इसका नेम होगा। तो पहले आपको रिकग्नाइज करना है फंक्शनल ग्रुप को। रूल तो ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हमें दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इसको अगर मैं लिखूं कंबाइंड फॉर्म के अंदर तो COOH कार्बोक्सिलिक है और ये है कीटोनिक ग्रुप। जब किसी चेन के अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं और दूसरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या कहलाता है? कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट में आता है या तो इसको कीटो बोल देते हैं या इसको ऑक्सो बोल देते हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है और 5th पोजीशन पे है ऑक्सो। तो 5 ऑक्सो हेक्सेन ओइक एसिड। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट फॉर दिस कंपाउंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि नियोप्रीन है उसको किस इनमें से कंपाउंड की पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है? तो पहली चीज तो नियोप्रीन इज ए पॉलीमर। कोई भी पॉलीमर है वो बनता है मोनोमर की हेल्प से। उसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो कहलाती है मोनोमर। तो नियोप्रीन एक आर्टिफिशियल रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है नियोप्रीन। ये बनता है क्लोरोप्रीन से। इसका जो मोनोमर है वो है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन कॉमन नेम है। IUPAC नेम उसका जब हम लिखेंगे तो वो है 2-chloro-buta-1,3-diene। तो क्लोरोप्रीन है, इस नाम से भी आ सकता था और IUPAC नेम के अंदर आ गया 2-chloro-buta-1,3-diene। स्ट्रक्चर की बात करें कि भी क्या स्ट्रक्चर इसका हो सकता था, यहाँ नाम दे दिया, स्ट्रक्चर के साथ भी पूछ लेते तो हम इसको कैसे बताते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा 2-chloro-buta-1,3-diene का। अगला क्वेश्चन है फॉर दिस रिएक्शन हमें KP और KC के बीच में रिलेशनशिप बतानी है कि क्या होगी। तो जनरल जो रिलेशनशिप है KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। NG है गैसियस मोल्स, डेल का मतलब है चेंज। तो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कैसे निकालते हैं? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है NH3, रिएक्टेंट में क्या है अपने पास N2 और 3H2। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं 2, रिएक्टेंट के 3 + 1 4, 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो रिलेशनशिप क्या बन गई आपके पास? रिलेशनशिप बन गई KP इज इक्वल टू KC RT की पावर -2। क्या कोई ऑप्शन है? यस, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज दिस। हमें K दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है और हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले और रेट कांस्टेंट दे रखा हो तो हम यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
उससे हमें आइडिया हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं? रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं, मोल है, लीटर इनवर्स है, उसकी पावर 1 माइनस एन है। मैं 1 माइनस एन को अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। मोल लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू है सेकेंड इनवर्स। एन क्या होता है आपके पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं एन की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करता हूँ, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसके लिए मेरे पास यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स की पावर 1, क्योंकि 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट तो नहीं दे रखी है, इसका मतलब 0 ऑर्डर की तो रिएक्शन नहीं है। अब मैं पुट कर लेता हूँ एन की वैल्यू को 1। एन की वैल्यू को जब यहाँ 1 रखूँगा तो 1 माइनस 1 हो गया 0, किसी की पावर 0 है तो 1 हो गया। रेट कांस्टेंट की यूनिट बन गई सेकंड इनवर्स। तो ये ऑप्शन भी नहीं है 0 वाला, और ऑर्डर फर्स्ट भी नहीं है। अब मैं n की वैल्यू 2 पुट करके देख लेता हूँ। जब n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 1 माइनस 2 मैं यहाँ रखता हूँ तो -1 बच जाएगा मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास आ गया -1। अब ये -1 जब पावर अंदर जाएगी तो मेरे पास आ गया निकल कर मोल -1, और लीटर -1 था, माइनस माइनस +1 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स है, लीटर प्लस का है, और सेकेंड इनवर्स है। इट मीन्स ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ से ये अपने पास बन गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक, कि कौन सा इसमें से कार्बोनेट और है जिंक का। इन 4 मेटल के और को तो आप जितना याद कर लें, जिंक का, एल्यूमिनियम का, आयरन का और कॉपर का, ये तो कॉमनली आपको याद करना ही करने हैं इन चारों मेटल के और। इसके अलावा कुछ और होते हैं जो नाम से आते हैं, उनके फेमस नेम से आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए सिनेबार, कि सिनेबार किसका और है, तो मरकरी का होता है। आपसे पूछ लिया जाए गैलेना, गैलेना किसका और है, तो गैलेना लेड का और होता है। आपसे पूछ लिया जाए पायरोल्यूसाइट और किसका होता है, मैग्नीज का होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे और हैं जो मेटल्स के फेमस है, जिसके नाम से पूछा जा सकता है। तो ये आपको लिंक मिल जाएगा एज ए PDF फॉर्म के अंदर, कि जिंक का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, इनको रट भी लें, अच्छे से याद कर लें कि कौन सा होगा। तो इन्होंने पूछा है कि कार्बोनेट और कौन सा होगा, कार्बोनेट ग्रुप जिसमें आता हो। तो यहाँ से आपके पास आ गया जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड बोलते हैं जिंक सल्फाइड को, जिंकाइट बोलते हैं ZN ऑक्साइड को, सेफ्लेराइट या जिंक ब्लेंड एक ही नाम होता है अभी, ZNS है। तो बच गया कौन सा अपने पास, कैलामाइन। कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, और ऑफ कार्बोनेट जिंक का जो और पूछा गया है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लेफ्ट टू राइट। तो पहले आपको इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको ये आइडिया हो कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशंस है आपके पास। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशंस हो सकती हैं कार्बन के अंदर। इन्होंने पूछा है पहले sp3 मतलब पहले सिंगल बॉन्डेड वाला आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता आपके पास। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब 2 में सिंगल बॉन्ड है कि भाई थर्ड और फोर्थ में से होगा, तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3 हो गया। अगला डबल बॉन्डेड आ गया sp2 हो गया, ये भी डबल बॉन्डेड आ गया sp2 हो जाएगा। फिर ये सिंगल बॉन्डेड आ गया तो ये sp3 हो जाएगा।
तो इन्होंने तो sp पूछा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया अपना। ऑप्शन तो बच गया, फोर्थ आंसर तो निकल गया है यहाँ से। ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है। जो cn है, cn को कैसे खोल के लिखेंगे, c ट्रिपल बॉन्ड n होता है cn, तो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। याद रखना था ये वाला कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट आपको क्या कह रहा है, तो इसको ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चंस के लिए आपको डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कोज परनीकियस एनीमिया, कि इनमें से किस विटामिन की कमी से ये डिजीज होती है, ये बात अपने को बतानी है। किस विटामिन की कमी से ये वाली डिजीज होती है, ये परनीकियस एनीमिया किससे होगी। तो आपको पहले तो विटामिन्स हैं, बायोमोलिक्यूल चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास में, तो वहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा बायोमोलिक्यूल के अंदर विटामिन्स नाम से। तो विटामिन्स के ना कुछ केमिकल नेम भी हैं, केमिकल नेम और डिजीज, जिसे विटामिन ए आ जाता अपने पास। तो विटामिन ए है, उसका केमिकल नेम हो गया रेटिनोल, तो रेटिनोल इसका नेम हो गया। इससे डिजीज कौन सी होती है वो एक पूरी टेबल आपको वहाँ पे मिलेगी, उससे डिजीज कौन सी हो जाएगी वो बताना है अपने को। तो इससे जो डिजीज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इससे जो डिजीज हो जाएगी वो हो जाएगी जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया डिजीज हो जाएगी। जीरोसिस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। जैसे ऐसे विटामिन बी, विटामिन बी है ना, उसको बी नहीं बोलकर बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं। B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, ये सारे विटामिन बी के अंदर होते हैं अलग अलग। तो B1 है, ये थायामीन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, पायरोडोक्साइन हो गया, ये साइनोकोबाल अमीन हो गया। तो ये इनके केमिकल नेम हैं। इन केमिकल नेम के आगे इनकी डिजीज लिखी मिलती है कि विटामिन B1 है, B1 से डिजीज होती है बेरी बेरी, बेरी बेरी नाम की डिजीज यहाँ से हो जाएगी। B2 के अंदर क्या होगा, B2 B6 के अंदर होती है कन्वल्शन, यहाँ आ जाती है वीकनेस वाली, क्रैकिंग ऑफ लिप्स आ जाता है, कन्वल्शन CONVULSION। B12 से हो जाता है परनीकियस एनीमिया। तो परनीकियस जो एनीमिया पूछा गया है वो विटामिन B12 से होगा। B6 होता तो कौन सा हो जाता, कन्वल्शन, पैरालिसिस हो सकती है कन्वल्शंस के अंदर। विटामिन के से डिजीज पूछ रखी हो तो विटामिन के से होती है पुअर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, खून है वो जमता नहीं है आसानी से। अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद है विटामिन ई, विटामिन ई है वो फर्टिलिटी को, प्रजनन क्षमता को, जन्म देने की पावर को कम करता है। फर्टिलिटी लेट है उसको घटा देता है, रिप्रोडक्शन पावर को घटा देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा परनीकियस एनीमिया के लिए, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है, HB कम बनता है, हो जाता है, वो विटामिन B12 की वजह से होगा। तो इस टेबल्स को आप ज़रूर याद करें विटामिन्स की बायोमोलिक्यूल से। ये डिजीज होंगी अलग अलग एग्जाम्पल लेके। जैसे विटामिन सी ले लिया, विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ लिया हमसे, एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी कहलाता है। डिजीज कौन सी होती है, सकर्वी। स्कर्वी में क्या होगा, सकर्वी के अंदर ब्लीडिंग होती है, गम से, तित से, मसूडों से, वहाँ से आपके पास ब्लीडिंग होती है, उसको पायरिया भी बोल देते हैं, सकर्वी भी बोल देते हैं। विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी का सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट, खट्टी जो चीज़ें हैं वहाँ से विटामिन सी मिलता है। बाकी में तो कॉमन भी चल सकता है सोर्स, आप लिखेंगे मिल्क, मिल्क के प्रोडक्ट हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये कॉमन भी चल सकता है। उसके बाद अगला पर्सन है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट के लिए, कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट काम क्या आता है, डाइपोल मोमेंट काम आता है पोलैरिटी को मेजर करने के लिए,
कि जो डाइपोल मोमेंट है ये मेजर करता है, किसको मेजर करेगा? पोलैरिटी को। पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड कितना आयनिक है, कितना पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है, लेस वाले पे पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, तो उस वजह से वो बॉन्ड पोलर हो जाता है। और उस पोलर कैरेक्टर को, उस आयनिक कैरेक्टर को मेजर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपके पास। तो डाइपोल मोमेंट किसके अंदर हाईएस्ट है, तो कैसे पता लगेगा? देखिए, डाइपोल मोमेंट को अगर आपको पता लगाना है तो हम डाइपोल मोमेंट के लिए, डाइपोल मोमेंट का अगर आपको पता लगाना है तो डाइपोल मोमेंट आपका निकलेगा, एक तो हमें दे रखा होगा डायाटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं, और एक हमें दे रखा होगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज़्यादा एटम होंगे। तो पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें शेप पे डिपेंड करेगा, उनके वेक्टर सम पे डिपेंड करेगा कि उनका हम वेक्टर सम निकालेंगे। तो शेप आपको पता होनी चाहिए। शेप पता करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम वेस्पर थ्योरी पे जाते हैं। तो वेस्पर थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, पेपर के अंदर आएगा, कन्फर्म है, श्योर है इस चीज़ को लेकर। तो वेस्पर थ्योरी शेप बताती है और वो शेप हमें बताएगी रिगार्डिंग द डाइपोल मोमेंट। तो ध्यान क्या रखना है कंसेप्ट, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, सारे के सारे ऑल बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई है ही नहीं वहाँ पे, लोन पेयर वहाँ पे है ही नहीं, 0 लोन पेयर हैं, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्री कहलाता है, सिमेट्रिकल कहलाता है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा और उस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट है, वो 0 होता है। तो यहाँ इन्होंने एक तो ऑप्शन में दे रखा है BF3 और एक ऑप्शन में दे रखा है CCl4। तो BF3 में मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करूं तो इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं। CCl4 के अंदर मैं बात करूं 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, और सारे के सारे बॉन्ड सेम होना चाहिए। BF3 में जो सारे बॉन्ड है वो बोरोन और फ्लोरीन के बीच में है, CCl4 में भी ऐसा ही है। अगर इसकी जगह ये आ जाता CHCl3, अब इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर थे और 0 ही लोन पेयर थे, लेकिन इसमें चारों बॉन्ड इक्वल नहीं है, 3 बॉन्ड तो CCl वाले हैं, एक CH वाला है। तो सिमेट्रिकल वो माना जाएगा जिसके अंदर सारे बॉन्ड एक जैसे हों, लोन पेयर 0 हो, तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो डाइपोल मोमेंट BF3 में 0 हो गया, CCl4 में 0 हो गया। तो ये तो आपके पास ऑप्शन से खत्म ही हो गए। अब ये खत्म हो गए तो ऑप्शन कौन सा बच गया तुम्हारे पास? एक तो ऑप्शन बच गया NH3 और एक ऑप्शन बच गया NF3। अब दिखने में तो लग रहा है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। NH3 और NF3 में मैं चलता हूँ, इनकी शेप को अगर मैं ड्रा करूँ तो NH3 का स्ट्रक्चर भी पिरामिडल ही है, और NF3 के स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर है वो भी पिरामिडल ही है, ये भी पिरामिडल स्ट्रक्चर है। लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम एरो और एरो के ऊपर टेल पे प्लस साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो का जो हेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, और लोन पेयर का हमेशा ज़्यादा होगा तो लोन पेयर की तरफ। तो यहाँ सभी बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है।
जबकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाले बॉन्ड की बात करूं तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट घट जाता है, कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन में। तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा? NF3 के कंपैरिजन के अंदर। अगले पर्सन पे आ गए भी उसके बाद। तो पिछला जो क्वेश्चन था हमारा डाइपोल मोमेंट को लेकर था कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो NH3 का ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग। देखिए, ऑर्गेनिक के अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो दो कैटेगरी में हमने इनको बांटा है, ERG और EWG। तो ERG का नाम EDG भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हो जाएंगे? OH एल्कोहलिक है, अल्काइल है, अल्कोक्सी ग्रुप है, और अमीन जितनी भी है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्सरी है, तीनों। तो जितने भी ERG ग्रुप होते हैं, ERG वाले, तो ERG वाले होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ERG वाले। तो इनमें से आप ये देखो, अब जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ERG कौन सा है और EWG कौन सा है, तो क्योंकि ERG को याद रखना आसान है। आसान क्यों है सर? क्योंकि ये चार ही हैं, तो चार को याद रख लेंगे। OH है, एल्कोहलिक है, अल्काइल ग्रुप है आपके पास, अल्कोक्सी ग्रुप है और अमीन ग्रुप है, इनको लेकर, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। EWG जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इन चार के अलावा कोई बचता है तो वो EWG बचता है। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, उसको जरूर याद रखें, कोई ना कोई क्वेश्चन उससे बन सकता है। एक एक्सेप्शन है, वो है हैलोजन X है तो EWG, X है तो EWG, बट कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अदरवाइज जितने भी EWG हैं वो मेटा डायरेक्टिंग है, हैलोजन को छोड़कर। तो इसमें क्या पूछा गया अपने से? कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है? तो CHO इनमें चारों में तो नहीं है, तो पहले ऑप्शन से ही पकड़ में आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा। NH2 तो ERG है, OH है ERG है, OCH3 OR में आता है ERG है। तो ERG वाला तो कैसा होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। जो बच गया इनमें से अब वो ये है CHO, तो CHO हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला है द राइस वाटर टर्न ब्लू ब्लैक on addition of few drop of iodine solution, this indicate presence of। देखिए, स्टार्च के लिए जब भी टेस्ट करते हैं, राइस है, राइस के अंदर स्टार्च होता है और स्टार्च के लिए आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट होता है। जिस चीज़ में भी स्टार्च होगा उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें कलर आ जाता है ब्लू ब्लैक। आलू में भी डालेंगे तो आलू में भी स्टार्च होता है, आयोडीन डालने पे कलर दे देगा। आयोडीन डालने पे वॉयलेट कलर का होता है आयोडीन, जो चेंज हो जाएगा ब्लू और ब्लैक के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, कि किस पेयर का बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम होता है, एक जैसा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो डिपेंड करता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर हैं हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है? सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है। क्या होंगे सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहे, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। तो मैं नाइट्रोजन N2 और Cl2 की बात करूं तो एक नाइट्रोजन N के अंदर होते हैं 7, 2 हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन हैं। Cl में होते हैं एक में, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17,
तो इसमें हो गए 34 इलेक्ट्रॉन, 2 हैं तो 34। ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। O2 2 पॉजिटिव, O में होते हैं 8, O2 है तो 16, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 14 इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर है 9, 9 दूनी 18, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। उसके बाद है NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन में है 7, ऑक्सीजन में 8, एक पॉजिटिव चार्ज है तो निकल गया यहाँ से, तो 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 14, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस बन गया। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। डी को और चेक कर लो। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के हो गए 16, नाइट्रोजन में हो गए 14, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो कंसेप्ट क्या सीखना था, अगर बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज में बात कर रहा है कि किसका सेम है, तो आप ये चेक कर लीजिए कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम मिलेगा। हमने चेक किया तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद एलिमेंट जेड, जेड का वाला एटॉमिक नंबर दे रखा है 120, वुड बी प्लेस इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि कौन सी फैमिली में ये आएगा 120 वाला। हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट 118 एटॉमिक नंबर का है, 118 वाला है वो नोबल गैस के अंदर आ रहा है, और नोबल गैसेज हैं वो एक्सट्रीमली राइट में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप नंबर 18 के अंदर। अब ग्रुप 18 के बाद नोबल गैस के बाद एलिमेंट जाता है ग्रुप फर्स्ट में, फिर जाता है ग्रुप सेकंड में, फिर ग्रुप थर्ड में। तो 118 के बाद अगर एलिमेंट आता तो 119 वाला एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट में आता। अब 120 वाला जाएगा ग्रुप सेकंड में। तो ग्रुप सेकंड, इनमें से कोई नाम है ग्रुप सेकंड का? हाँ जी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये ग्रुप सेकंड का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 होती है पीरियोडिक टेबल में, अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए इन बातों को। ग्रुप 18 नोबल गैसेस कहलाता है, अल्कली मेटल है ग्रुप फर्स्ट कहलाता है। तो 120 वाले की बात हो रही है, तो 120 वाले के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट जाएगा। उसके बाद है रेजिस्टिविटी के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन बना हुआ है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर वायर डिपेंड अपॉन, कि किसके ऊपर ये डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की पहले तो एक बात ये ध्यान रख लीजिए, रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है लेंथ और एरिया के ऊपर, तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया लेंथ, नहीं करती वही डिपेंड। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया नहीं करती डिपेंड। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, 100% डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यस डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कंडक्टिविटी को लेकर। अगर कंडक्टर होता तो लेंथ पे भी डिपेंड करता और एरिया पे भी डिपेंड करता, रेजिस्टेंस होता तो सॉरी रेजिस्टेंस होता तो लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता। उसके बाद अगली रिएक्शन है RNH2, अमीन दे दी आपको, प्राइमरी अमीन दे रखी है, क्लोरोफॉर्म दे रखा है, KOH दे रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ऑर्गेनिक के अंदर, अमीन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट होता है। तो प्राइमरी अमीन का टेस्ट याद भी रख लीजिए, आपको काम भी आएगा। प्राइमरी अमीन का जो टेस्ट होता है वो होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, टेस्ट का नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाए कि आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होता है, तो प्राइमरी अमीन के लिए होता है। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, दूसरा नाम हो जाएगा कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है और कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, इसको बोला गया है। तो ये टेस्ट होता है आपके पास आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो ये टेस्ट कब होगा, किसके लिए होगा, ये बता रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शंस। तो इस टेस्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो नाम से आ रहा है टेस्ट में आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड में NC बनता है। तो आप देख लीजिए जहाँ पर भी NC बन रहा है तो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान क्या रखना था, प्राइमरी अमीन है,
क्लोरोफॉर्म और KOH साथ आ रहा है तो आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ऑप्शन 4 है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले के लिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आ गया ये क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मोक को लेकर है। स्मोक दो तरह के होते हैं आपके पास। स्मोक है क्या? स्मोक बना है स्मोक से और फोग से। अभी सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है तो फोग भी है, और कहते हैं खेतों में पराली नहीं जलानी चाहिए, उससे जो धुआं बनता है या जो पोल्यूशंस बनता है उससे स्मोक की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्मोक प्लस फोग है, स्मोक मिलने से और फोग मिलने से बनता है। दो तरह का होता है, एक तो लंदन स्मोक बोलते हैं जिसको क्लासिकल भी बोला गया है, क्लासिकल स्मोक, ये सर्दियों में होता है। लंदन स्मोक या क्लासिकल स्मोक विंटर में होगा, सर्दियों में होगा। फोटोकेमिकल स्मोक जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये समर में होता है, गर्मियों में होता है, डे टाइम में होता है ये वाला। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इसको बनाते हैं? नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक को बनाते हैं। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट, पैन के नाम से भी आ जाता है ये, पैन के नाम से भी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेन यही बनता है फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। तो फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, ओजोन भी होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी बनता है। इसमें जो नहीं होती वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्होंने पूछा क्या है, नॉट ए कॉमन कंपोनेंट, कि कौन सा कॉमन कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो फोटोकेमिकल स्मोक नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनेगा, समर में होगा, डे टाइम के अंदर होगा। ये क्लासिकल स्मोक था, लंदन स्मोक था, ये अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, विंटर टाइम पे हो रहा है। इसमें सल्फर का कंपोनेंट होता है ऑक्साइड, वहाँ पे नाइट्रोजन का होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग होता है फोटोकेमिकल, ये रिड्यूसिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो नहीं है मेन कंपोनेंट वो 4th हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, कि इस कॉम्प्लेक्स से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। इस पे ध्यान क्या रखना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो स्क्वायर ब्रैकेट का जो पार्ट है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, नॉन आयनाइजेबल, याद रख लीजिए इस बात को। ये पार्ट नॉन आयनाइजेबल होगा, आयनाइज नहीं होता, नहीं टूटता। इसके बाहर का जो है वो टूटेगा, तो इसके बाहर है Cl2। तो ये कॉम्प्लेक्स जब सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा अपने पास? 2 पॉजिटिव और क्लोराइड है, 2 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल 3 आयन यहाँ पे बनेंगे, 3 आयन, 2 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 आयन इसमें बनने वाले हैं। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, मान लीजिए CONH3 6, थोड़ा पेन है, और ये लिख दिया मैंने Cl3, ये आ जाता मान लो इस कॉम्प्लेक्स के बजाय, तो इसमें कितने आयंस प्रोड्यूस होते? तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट का जो पार्ट है वो तो नॉन आयनाइजेबल है, वो तो टूटेगा ही नहीं, बाहर वाला टूटेगा। तो 3 तो क्लोराइड आयन बनते, कॉम्प्लेक्स आयन बनता, टोटल आयन बनते 4 आपके पास। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ आयंस, तो बाहर देख लो ब्रैकेट से बाहर कितने हैं और एक कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लो, वो आपके पास हो जाएगा टोटल। उसके बाद अगला है ए कंपाउंड कंटेन 4% हाइड्रोजन, 20% कार्बन, 71% क्लोरीन, और इसका मोलर मास है 90 ग्राम। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अपन ने बताना है। मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालें? तो एक तो हम निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हमें पता हो, EF पता हो,
तो हम MF निकाल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम सिस्टमेटिक वे से चलते हैं तो जो जो भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यहाँ एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, उनकी परसेंटेज दे रखी है, उसको हम मास में कन्वर्ट करेंगे, वो मास परसेंटेज है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे उनके, कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम उनका मोलर रेशियो निकालते हैं, कि मोलर रेशियो को कैसे सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4, कार्बन की परसेंटेज है 24 और क्लोरीन की परसेंटेज है 71। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 है, कार्बन का 24 है, 12 मोलर एटॉमिक मास हो गया, क्लोरीन का है 35.5। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन में आगे 4, कार्बन में आगे 2, क्लोरीन में भी कितने आगे 2। तो इनका मोलर रेशियो कैसे निकलता था, जो लिस्ट वैल्यू आई है नंबर ऑफ मोल्स की उसको डिवाइड कर देंगे। लिस्ट वैल्यू है 2, ये 1 बन गई, 2 को 2 से और ये 1 बन गई। तो हमारे पास ये एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से बन गया कि कार्बन है वो 1 है, हाइड्रोजन है वो 2 है और क्लोरीन है वो 1 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया है। कई बार एग्जाम में हम क्या गलती करते हैं कि देख लेते हैं यार CH2Cl दे रखा है, हाँ ये होगा। इन्होंने मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। तो हमें रिलेशंस पता है, मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए N इंटू EF आना था एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। N क्या है सर, N है मोलर मास जो दिया गया है तुम्हें। मोलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, हम डिवाइड कर देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। तो मोलर मास तो हो गया 99, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5। तो 12 और 2 14 है और 35 ये हो गया, तो ये 49.5। तो 2 आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 इंटू जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था वो ये था, अंदर गुना करवा देंगे तो C2H4Cl2 यहाँ से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, फिर मोलर रेशियो निकालना था, फिर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता। ये रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए थी। तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो गया। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बैलेंस इक्वेशंस है जिसमें कोफिशिएंट की बात कर रहा है कि हमें कोफिशिएंट बता दीजिए। तो इक्वेशंस जो आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पर, ये इक्वेशंस के अंदर हाइड्रोकार्बन दे रखा है आपको C3H8। जब भी हाइड्रोकार्बन है और उसका कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हम उसको जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट बन गए CO2 और H2 बन गए हैं। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, इसको हमें बैलेंस करना है। तो कार्बन कितने हैं, 3 लिख दिया। हाइड्रोजन है 8, तो 2 यहाँ पे थे, 4 से मैंने गुना कर दिया। ऑक्सीजन कितनी होगी, 3 दूनी 6 और प्लस 4 10, तो यहाँ मैं 5 से गुना कर दूँ। तो ये कोफिशिएंट बन गए मेरे पास। यहाँ A लिखा हुआ था, A आ गया 1, B आ गया 5, C आ गया 3 और D आ गया 4। तो 1, 5, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैसे किया कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन हम कर रहे हैं, तो उसके कंबशंस के अंदर आपके पास जब करेंगे तो CO2 H2O बनेगा। हमने रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस कर लिया और फिर हम कोफिशिएंट्स को निकालते चले गए। तो यहाँ से करेक्ट जो बैठता है, A के साथ 1 आ रहा है, B के साथ आपका 5 आ रहा है, C के साथ 3 आ रहा है, D के साथ 4 आ रहा है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, कि किसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशंस निकालने का फॉर्मूला है हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। v वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca सेंट्रल एटम। m क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कि नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है। c क्या है, चार्ज ऑन कटायन है, कटायन पे चार्ज है। और a क्या है अपने पास, चार्ज ऑन अनायन है। मतलब पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको घटा दो और नेगेटिव चार्ज आए तो उसको जोड़ दो। सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने थे। सेंट्रल एटम कौन सा लें, सेंट्रल एटम वो लें जो संख्या में कम हो, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो सेंट्रल एटम होंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। तो फर्स्ट केस में मैं बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के वैलेंस, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 है, या तो ग्रुप फर्स्ट का है या ग्रुप 17 का है जिसकी वैलेंसी 1 है। तो हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट का है। पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो पॉजिटिव चार्ज को तो माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज होता तो उसको जोड़ देते। तो 5 और 4 9 में से 1 चला गया 8 और 8/2, 8/2 आ गया तो आंसर आ गया 4। तो 4 आंसर हमारे पास आ गया। तो sp3 4 आंसर है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपने जो x की वैल्यू निकाली यहां से, आपने x की वैल्यू को निकाला तो x की वैल्यू अगर 2 आती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन 3 आती है, हाइब्रिडाइजेशन 4 आती है। x निकालने का फार्मूला क्या लिखा था अभी मैंने, हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। तो ये अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 आता है तो sp2 है, 4 आता है तो sp3 है, 5 आता है तो sp3d है, और 6 आता है x की वैल्यू तो sp3d2 है। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं d2sp3, एक ही बात है dsp3, मतलब वहाँ कंफ्यूज मत होना कि ऐसे लिखा हुआ आ गया है। x साथ है, sp3d3 है, और d3 आगे आ जाएगा, sp3 है, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशंस x की वैल्यू से आएंगी। तो उसमें जैसे पहला केस दे रखा था NH4 का, मान लीजिए, तो NH4 में हमने निकाला तो x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। उन्होंने पूछा है कि sp3d किस में होगी, तो x की वैल्यू 5 आनी चाहिए। x निकालने का फॉर्मूला सामने है, v वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन नहीं होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। वैलेंस ये m है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है आपके पास, तो या तो ये ग्रुप फर्स्ट का है या ये ग्रुप 17 का है। अगर उसके अलावा कोई सराउंडिंग में आ रहा है तो वहाँ m की वैल्यू भी 0, जैसे CO2 आ गया तो CO2 में सेंट्रल एटम तो C है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन डाईवेलेंट है, मोनोवेलेंट नहीं है। तो ये बात होगी आपकी इसको लेकर। तो इसमें हमने बताना था कि किस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आप बता देंगे। आप x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 4, इसमें मैं निकालूंगा तो 6 और 4 10 और बटे 2 sp3d आ जाएगा। यहाँ मैं निकालूंगा मतलब 10 आ जाएगा, 5 था
और यहाँ पे निकालूंगा 8 और 4 12, यहाँ x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ निकालूंगा 8 और 4 12, यहाँ पे भी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इन दोनों के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 sp3d2, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसकी करनी पड़ेगी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी। x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा। ज़रूर कीजिए प्रैक्टिस, आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा इससे रिगार्डिंग। अगले पे आते हैं, डेल्टा जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डेल्टा जी है क्या? पहली बात तो डेल्टा जी जो है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी है। चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी अपने आप, स्पॉन्टेनियसली फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो रिएक्शंस होगी, चेंज इन गिब्स एनर्जी के बारे में बताती है। तो डेल्टा जी अपने पास नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, अपने आप होती है, फिजिबल होती है वो। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 आता है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल है डेल्टा जी के लिए। तो इन्होंने पूछा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगी, तो डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पूछ लेता तो ये हो जाता, और इक्विलिब्रियम पे पूछ लेता तो ये हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A solutions contain 3 component A, B and C and 0.2 mole of each, then sum of mole fraction of each। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, कैलकुलेट करने लग जाएगा। भैया जब आपको सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस की बात कर रहा है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, चाहे उसमें कितने ही कंपोनेंट दे रखे हों, 3 4 5 जितने भी दे रखे, हमेशा यूनिटी होता है, 1 होता है, 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑलवेज 1, चाहे कितने ही कंपोनेंट दे रखे हो। यहाँ पर भी यही बात कर रहा है, सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना है, सोचना है उसके बारे में कि भाई सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस की बात कर रहा है तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा सभी कंपोनेंट का। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का मतलब है ऑप्शन थर्ड है वो हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन गिव्स प्रोपेन टूओन और मिथेनल। तो प्रोपेन टूओन बना रहा है, प्रोपेन टूओन। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी ये बात आपको बताई है कि जब भी ओजोनोलिसिस के ऊपर हमारे से क्वेश्चंस पूछ लेता है तो हमने प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर जो बनाया, जैसे प्रोडक्ट है प्रोपेनोन CH3CO CH3, और दूसरा है मिथेनल, मिथेनल होता है HCHO। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख दूँ तो CH2O लिखा गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा देंगे और वहाँ उसको जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये बन गया CH3। तो 3 कार्बन की एल्कीन आपके पास बन गई है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे है। तो 2 मिथाइल प्रोपीन है, एक ही ऑप्शन है मिथाइल वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ओजोनोलिसिस में जब भी प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं उन प्रोडक्ट को ऑक्सीजन साइड से जोड़ना है, एल्डिहाइड कीटोन को। उन दोनों कार्बन को कंबाइन करोगे, उनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। जो कंपाउंड है उसका नेम हम लिख देंगे। तो ये बात थी 2020 के पेपर को लेकर, जिसमें हमने केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है 2021 साइंस का पेपर है,
इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहें मेंटर 365 टेट के साथ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।